बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक 5 रेजिस्टेंसेस का सर्किट मुतारिफ कराया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस सर्किट को, इस ब्रिज टाइप सर्किट को हम यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बताया था वो चीज़ देखते हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। बताएंगे किस तरह से। ठीक है, यूजिंग बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन हमारे पास क्या है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, जब तक बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं आएगी तब तक हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें से तकरीबन 5 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4 और ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो उसको कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस फेस होगी ना, तो उसको हमने नाम दे दिया RG का। ठीक है, तो 5 रेजिस्टेंसेस का क्या है ये सर्किट है और टर्मिनल A और C के साथ हमने क्या कर दिया है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो टर्मिनल A और C के साथ क्या है? बैटरी अटैच है और एक स्विच अटैच है। तो बैलेंस कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें कि यहाँ से जब करंट आएगा तो क्या होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। ठीक है, तो देखिए बैलेंस कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि जिसमें गैल्वानोमीटर में कोई करंट ना जाए। याद रखना है कि बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसी कंडीशन है कि जिसमें गैल्वानोमीटर में करंट 0 डिफ्लेक्शन शो करे। मतलब करंट यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से इन दोनों में से गुजरा, दोबारा यहाँ से फिर ऐसे इधर आया, फिर डिवाइड हुआ, फिर ऐसे गुजरा और इस तरह से। ठीक है, यानी गैल्वानोमीटर में कोई करंट ना जाए। अब वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब गैल्वानोमीटर में करंट नहीं जाएगा, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, कि बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर में कोई करंट ना जाए। तो बहुत सारी अभी हम लूप ला लगा के, ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन उसकी ड्राइव करेंगे। उनमें से इक्वेशन ड्राइव करने से लास्ट में हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। अब इसका कहना है कि जब R1 डिवाइडेड बाई R2 का जो आंसर आता है, R1 को डिवाइडेड बाई R2 करें तो जो आंसर आता है वही आंसर अगर R3 डिवाइडेड बाई R4 का भी आ रहा है तो इस कंडीशन में हमारे पास गैल्वानोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। मतलब R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4 होगा, तब गैल्वानोमीटर में करंट 0 होगा। ठीक है, ये एग्जांपल के जरिए से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो आंसर है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4 ये आया कैसे है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लूप ला लगाएंगे। अगर आपको लूप ला नहीं आता तो मेरी किरचॉफ की सेकंड रूल की वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, क्योंकि उसमें लूप ला पे तफसील से बात की हुई है। ठीक है, तो जो भी वीडियो चाहिए और जस्ट टॉपिक का नाम लिखे आगे बाय फिजिक्स का सफ़र, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो लूप ला में हमने ये पढ़ा था कि हम करंट की डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो इधर मैंने कहा कि जो करंट है वो गुजर रहा है I1, इसमें से करंट गुजर रहा है I2 और एक लूप हम इधर भी बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो है I3। ठीक है, तो हमने 3 लूप्स बना लिए। तो अब इन 3 लूप से हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे और उससे देखेंगे कि ये आंसर किस तरह से आता है। ठीक है, बेसिकली हमारे मकसद के ये सिर्फ 2 लूप ही हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन जस्ट इन 2 लूप की डिराइव करेंगे, तो वो देखते हैं फिर आंसर किस तरह से आता है। तो देखिए पहले लूप 1 की इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, लूप 1 की, तो यहां पर लिखते हैं लूप 1। लूप 1 इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, आप यहां से चलना शुरू कर दें। ठीक है, यहां से जब चलेंगे तो लूप करंट किस तरह से इस लूप में चल रहा है, इस तरह से। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और यहां पर ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, हमने लूप की एक इमेजिनरी डायरेक्शन ली है ना, तो इस तरफ। तो R1 में देखिए हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, -I1R1। ठीक है, यहां पर देखें जब करंट यहां पर आएगा फिर हाई से लो जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा यहां पर जो आंसर आएगा -I1R3, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक लूप मैंने I3 भी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो I3 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, और जो I1 है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो -I1 -I3 इंटू R3 आएगा, -I1 -I3 इंटू R3। ठीक है, ये सारी लूप इक्वेशन निकालना सिखाई है, ठीक है, किरचॉफ के सेकंड रूल वाली वीडियो में। तो ये वाला रूल आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये करंट यहाँ से इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज लूप में हम निकाल रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ करंट्स, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करंट अब यहाँ से यहाँ पर गया। अब यहाँ पर देखिए I1 करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड, और इसमें एक और भी करंट है, कौन सा, I2, जो कि जा रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी I1 -I2 इंटू RG, तो -I1 -I2 इंटू RG इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लूप 1 की इक्वेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किरचॉफ सेकंड रूल की वीडियो देखिए, वहाँ पर तफसील से इसमें बताया कि लूप लॉ क्या होता है और उससे इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लूप 2 की, ठीक है, करंट I2 की हम इक्वेशन निकालने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल की। तो यहाँ पर लिख लेंगे लूप 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, I2 है ना, इस तरह से घूम रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हाई से लो पे जा रहा है, तो -I2R2 आएगा। ठीक है, R1 R3 R2। ठीक है, अब करंट क्या होगा, यहां से इधर गया, यहां पे देखिए I2 डाउनवर्ड और एक करंट इस गैल्वानोमीटर में से इस तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो I1 अपवर्ड I2 डाउनवर्ड। ठीक है, I2 डाउनवर्ड I1 अपवर्ड इधर। ठीक है, तो I2 -I1 इंटू RG, I2 -I1 इंटू RG आएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, अच्छा यहां से इधर गया, अब ये लूप किधर, यहां पर गया। ठीक है, करंट पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहां से इधर गया, तो यहां पे I2 करंट गुजर रहा है, R4 है। अब इस रेजिस्टेंस में से देखिए कितने करंट गुजरे हैं, एक करंट गुजरा है I3। ठीक है, ये इस तरह से है ना, एक ये भी लूप है, तो I3 किधर है, इस डायरेक्शन में I3, और यहाँ पे I2 भी गुजर रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में I2, तो I2 इस डायरेक्शन में, I3 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो करंट हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, I2 -I3 इंटू R4 आएगा, इंटू R4। ठीक है, अगर ये इक्वेशन निकालना आपको आ गई तो सारी कहानी आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल आसान है आपके लिए। ठीक है, इसके लिए पहले किरचॉफ सेकंड रूल लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक कंडीशन पुट करें, पहले देख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमने सही बनाई है या नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ पर -I1 R1, यहाँ पर -I1 -I3 to R3, यहाँ पर -I1 -I2 into RG। ठीक है, इक्वेशन 2 -IR2 R2 -I2 -I1 R2, यहाँ पे -I2 -I3 R4, और दोबारा से यहीं पर। ठीक है, ओके है इक्वेशन, और ये इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे एक कंडीशन। ठीक है, अब गौर से सुनो, अगर I2 जितना नीचे जा रहा है इस गैल्वानोमीटर में, उतना ही I1 ऊपर जा रहा है, तो गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। फर्ज करें 10 एम्पेयर नीचे आ रहा है, 10 एम्पेयर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल करेंगे और गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन पुट करेंगे कि I1, लाजमी ये कंडीशन याद रखनी है, I1
इज इक्वल टू I2। ठीक है, जब ये हमारे पास कंडीशन होगी तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना इसमें ऊपर नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है, तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा, ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें याद रखनी है। अब गौर से समझो कि देखो, अगर मैं I1 इज इक्वल टू I2 या I2 इज इक्वल टू I1 इस इक्वेशन में पुट करूं तो, ठीक है, पहले मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं I2 की जगह I1 पुट कर दूं तो I1 माइनस I1 0, तो ये इक्वेशन क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो I1 इज इक्वल टू I2 है ना, अब मैं यहां पर क्या करूं, I1 की जगह I2 पुट कर दूं, I1 की जगह I2 पुट कर दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो I2 माइनस I2 इंटू आर जी, आंसर 0, I2 माइनस I2 आंसर 0, तो ये भी ख़त्म। ठीक है, तो देखें बाकी इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी बच गई हैं। अब देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये तो हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो गई थी। ठीक है, I1 माइनस I1, ठीक है, I1 माइनस I1 ये तो 0 हो गई थी, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि अब इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखें I2 माइनस I2 ये भी 0 हो गई थी, लिहाजा ये भी यहाँ से ख़त्म। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये इक्वेशंस बच गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और ये वाली जब इधर आएगी तो माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो वाली जो इधर छोटी सी लिखी थी ना, वो थोड़ी सी उठा के इधर ले आया, यानी अब I1 इज इक्वल टू I2 कंडीशन पुट करके तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस बच गई हैं। ठीक है, अब इनको मैं किस तरह से लिखूंगा वो चीज़ देखनी है। अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1 R1। ठीक है, ये वाली सारी वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3 इंटू R3। ठीक है, ये वाली उधर ले गया हूं। ठीक है, ये सारी वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो माइनस I1 R1, और ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3 इंटू R3। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, माइनस I2 R2 को इधर ही रहने दें, माइनस I2 R2 को इधर ही रहने दें, और ये जो सारी वैल्यू है, ये वाली सारी वैल्यू ये उठा के उस तरफ ले जाएं, तो जाके प्लस हो जाएगी, तो I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 इंटू R4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R4। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब निहायत कहानी आसान है, आगे तो हलवा है नीरा। ठीक है बिल्कुल हलवा है आगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, इसको रेड से लिख लेते हैं, माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय, इससे ये डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R3, और यहाँ पर R4, यहाँ पर R4। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी हमारी बिल्कुल आसान थी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब गौर से सुनना है, मैं क्या करूँगा कि ये ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ I1 है वहाँ I2 पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ I2 है वहाँ I1 पुट कर दे। ठीक है, अब दोनों काम कर सकते हैं।
या ऊपर वाली ये जो इक्वेशंस हैं इनमें जहाँ जहाँ I1 है वहाँ पर I2 पुट कर दें, या नीचे वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ I2 है वहाँ वहाँ I1 पुट कर दें। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। I1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, I2, I1 इज इक्वल टू I2, यहाँ पर I2 पुट कर दूंगा, तो माइनस I2 R1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर वो माइनस I2 R2 उसी तरह। अब यहाँ पर देखो I1 की जगह जब I2 पुट करूँगा तो I2 माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I3 इंटू R4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो I2 से काट जाएगा, माइनस से काट जाएगा, और I2 माइनस I3 माइनस I3 से काट जाएगा। तो बाकी हमारे पास है कौन सी इक्वेशन बचेगी, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला इधर। तो बाकी बचेगा R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2, और वहाँ पर क्या बचेगा इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। तो यही तो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, यही तो हम कंडीशन फाइंड कर रहे थे। ये सारा जितना हमने काम किया वो सारा इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए किया है कि जब ये वाली कंडीशन आएगी तब हमारे पास बैलेंस कंडीशन आएगी और गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तब हम अननोन रेजिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। अब बता दें कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस कंडीशन किस तरह से, ठीक है। फर्स्ट करो फॉर एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, गैल्वानोमीटर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R4 है, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टेंस की वैल्यू 8, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, ठीक है, 5। अब देखो ये वाली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, R1 की जगह 8 पुट किया डिवाइडेड बाय R2 की जगह 4 पुट किया, R3 की जगह 10 पुट किया, और R4 की जगह 5 पुट किया। तो आंसर क्या आया, 4 2s are 8, तो 2 इज इक्वल टू 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 2, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन ही नहीं है। यानी इस तरह की रेजिस्टेंसेस की हमने वैल्यू सेट करनी है कि R1 डिवाइडेड बाई R2 रेशो से जो आंसर आता है वही आंसर R3 डिवाइडेड बाई R4 रेशो से भी आए, तब हमारे पास क्या होगा, गैल्वानोमीटर में करंट 0 शो होगा, ठीक है। अब आखिरी बात इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है, आखिरी लास्ट बात इसमें रह गई है कि देखो फर्ज करो कि यहाँ पर इक्वेशन है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R, ये क्या है हमें मालूम करना है, ये क्या है हमने फाइंड करना है। R1 भी पता है, R2 भी पता है, R3 भी पता है, लेकिन हमें R नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 वैल्यूज़ पता हो तो हम ये R आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर कोई भी अगर हमें ये इन चारों रेजिस्टेंसेस में से कोई भी 3 रेजिस्टेंसेस का हमें पता है तो हम चौथी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है, व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए से आया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। मेन बात बस इसमें यही है कि अगर आपको लूप रूल लगाना आता है, ठीक है, किरचॉफ रूल पढ़ा हो और यहाँ से इक्वेशन निकालना आती है कि हाई से लो जाओगे तो माइनस में आएगा, लो से हाई जाओगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो आप ये सारा खुद सॉल्व कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है फाइनल में, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको लाजमी करना है, ठीक है, ये अक्सर फाइनल में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।